नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ फिर दोबारा महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की सामान्य ज्ञान की जो वीडियो है। चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर, देखते हैं आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के फैक्ट। चलते हैं हमारे आज के वीडियो पर, देखते हैं हमारे जीके के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रथम प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी के बाद मैं आपको और बता दूं कि इसके बाद 1784 को एक और एक्ट लागू हुआ था जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट एक अधिक कट्टरपंथी सुधार के रूप में लागू किया गया था। इसने भारत में कंपनी और केंद्रीकृत पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में पहला कदम रखा था। तो 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट था जो स्थापित किया गया था, और 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसे स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग करता है। जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उनकी अधिघोषणा जो कि निर्वाचन आयोग करता है। इसके बारे में मैं आपको और बता देती हूँ। राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो 250 होती है, 250 होती है या हो सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में उपबंध है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। तो जो राज्यसभा है इसके लिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है तो उसके द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है राज्यसभा के चुनाव के लिए। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन, वो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता। जो राज्यसभा है इसको संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार भंग नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर, जो है विधान परिषद की कुल संख्या का 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। विधान परिषद की कुल संख्या का 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। तो आपको पता लग ही गया होगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है। जो भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 110 में धन विधेयक परिभाषित किया गया है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि इसमें जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने या लाइसेंस के लिए शुल्क की मांग या भुगतान या प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क या इस कारण से प्रावधान है। यह स्थानीय देशों के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा किसी भी कर को लगाने
समाप्त करने, छूट देने, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है। आगे देखते हैं। और यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 109 के तहत राज्यों की परिषद को प्रेषित होने पर प्रत्येक धन विधेयक पर इसका समर्थन किया जाएगा, और जब इसे अनुच्छेद 111 के तहत सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाएगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उनके द्वारा कहा गया है कि यह एक धन विधेयक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ, जो है संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 के तहत समाहित किया गया है। तो इससे पहले हम अनुच्छेद 143 को अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं, बाद में हम स्वर्ण सिंह के बारे में, स्वर्ण सिंह समिति के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार की ओर इशारा करता है। ये अधिकार क्षेत्र केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, मुख्यतः क्योंकि यह देश में अपील की सर्वोच्च अदालत है। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि देश का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या संविधान के लिए उपयुक्त कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय और सलाह मांग सकता है। न्यायालय की राय या सलाह देश के राष्ट्रपति पर बाध्यकर नहीं है। राष्ट्रपति सलाह पर कार्य कर भी सकता है और नहीं भी। हालांकि सलाह या राय का संविधान में एक निश्चित महत्व होता है, जिसका सम्मान राष्ट्रपति को भी करना चाहिए। अनुच्छेद 143 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुछ कृत्यों में 1960 का बेरोजगारी मामला, 2003 का गुजरात विधानसभा चुनाव मामला, 1979 का विशेष न्यायालय संदर्भ, 1974 का राष्ट्रपति विधेयक अन्य शामिल है। तो 143 अनुच्छेद में ये सभी मामले दर्ज है, जिसमें कि राष्ट्रपति अपनी सलाह दे भी सकता है और नहीं भी। तो इसमें जो मामले शामिल है वो है 1960 का बेरोजगारी मामला, 2003 का गुजरात विधानसभा चुनाव मामला, 1979 का विशेष न्यायालय संदर्भ, 1974 का राष्ट्रपति विधेयक, ये सभी अनुच्छेद 143 में शामिल है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए की गई थी, जिसकी आवश्यकता आंतरिक आपातकाल 1975 और 1970 के संचालन के दौरान महसूस की गई थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है जो 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके कर्तव्यों की बारे में सिफारिशें करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की सिफारिश की। इससे इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिकों को इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों के आनंद के अलावा उन्हें कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं। केंद्र के कांग्रेस सरकार ने इस सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वां संवैधानिक
संशोधन अधिनियम लागू किया। इस संशोधन के संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग 4A जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद शामिल है यानी अनुच्छेद 51A, जिसमें पहली बार नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों का एक कोड निर्दिष्ट किया गया। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुई थी। तो चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो जो सार्वजनिक लेखा समिति होती है, तो राज्यसभा के इसमें 7 सदस्य होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। तो देखते हैं कि सार्वजनिक लेखा समिति क्या है। लोक लेखा समिति या सार्वजनिक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। ये समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति प्रकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है। 1967 में से स्थापित प्रथा के अनुसार इसके अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति होती है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट के बाद। देखते हैं अगला फैक्ट क्या है। 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो जो लोकसभा का कार्यकाल है, उसका जो समय है वो घटाकर 6 साल से 5 साल कर दिया गया है संविधान संशोधन 44वें के अनुसार। तो देखते हैं 44वां संविधान संशोधन क्या है। भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। जो भारत के संविधान का 44वां संशोधन है, जे 1978 में अधिनियम किया गया। तो इसके संशोधन में संपत्ति के अधिकार, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिए गए। फिर भी यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाने से अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और संचालन संबंधी अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े। संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन करके ये बंद किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण सशस्त्र विद्रोह होगा। आंतरिक गड़बड़ी, यदि यह सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, जैसा कि अनुच्छेद 21 और 22 में दिया गया है,
ये इस उपबंध द्वारा और अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अनुसार निवारक नज़रबंदी नहीं रखा जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट नहीं देता कि ऐसी नज़रबंदी के पर्याप्त कारण है। इसके लिए अतिरिक्त संरक्षण की व्यवस्था इस अपेक्षा से की गई कि सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसी समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और बोर्ड का गठन उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा। तो जो भारत के संविधान का 44वां संशोधन है, यह एक संपत्ति के अधिकार को हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिए गए हैं और कई मूल अधिकारों को भी इसमें हटाया गया है। राज्य के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। राज्य के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। तो देखते हैं कि विधानसभा के बारे में क्या कहा जाता है। जैसे कि विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन, द्विसदनीय राज्यों में या सोल हाउस एक सदनीय राज्यों में भी कहा जाता है। दिल्ली व पुडुचेरी नामक 2 केंद्र शासित राज्यों में भी इसी नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है। द्विसदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य राज्यों को उनके लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि विधानसभा का आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है। संसद के एक अधिनियम के द्वारा, जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, कुछ राज्यों में राज्यपाल के एक सदस्य को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकता है। एंग्लो इंडियन समुदाय, अगर उसे लगता है कि सदन में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, राज्यपाल के द्वारा चुने गए या नियुक्त को विधानसभा सदस्य या विधायक कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।